हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आगामी होने वाली भर्ती एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस की निरंतर क्लासें चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लास अपने क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, वायुमंडल नामक चैप्टर को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यह था जो हमारा चैप्टर था वायुमंडल, उसको हमने कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करा था। और उसमें हमने अनेक तरह के क्या पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे वे वायु किस दिशा में चलेगी, किस दिशा से उत्पन्न होगी, निम्न दाब कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ पर अधिक होता है, कहाँ पर उच्च दाब होता है, ठंडी वायु किधर जाएगी, गर्म वायु किधर जाएगी, हमने पढ़ा था। उसमें ताप विलोपन पढ़ा था और अक्षांश देशांतर पर तापमान का प्रभाव पड़ा था और कई तरह के टॉपिक पढ़े उसमें। चक्रवात पढ़ा, पृथ्वी चक्रवात पढ़ा, गर्म हवा पढ़ी, ठंडी हवाएं पढ़ी। तो मेरा मानना ये है वो कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। और जो उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था ये चैप्टर को पूरा होने के बाद में उस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो उसी सीरीज को लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर क्या आया हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भर्तियों में आ चुके हैं, मतलब जो भर्तियाँ प्रीवियस ईयर में हुई हैं उन भर्तियों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या उनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आते हैं उन कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो उन क्वेश्चनों को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो चक्रवातों की उत्पत्ति की क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो आप मुझे बताएंगे चक्रवात क्या होता था। मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या होता है हमारा चक्रवात। यदि हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध में जब वायु उत्पन्न होती थी तो अपने दाएं साइड में ऊपर जाती थी, ऐसे में ऊपर भी थी, ऐसे में ऊपर भी थी, ऐसे में ऊपर भी थी। तो क्या बना देती है ये, एक और नहीं बना रही थी चक्र, एंटी क्लॉकवाइज एक चक्र बना रही थी। क्या बना रही थी, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या था हमारा, ये चक्रवात था। इन सिद्धांतों को हमने पढ़ा था कि किन के कारणों से चक्रवात प्रभावित होते हैं। तो क्या बताओगे कि सिद्धांत था क्या उसमें, जी था, भौतिक सिद्धांत था क्या, फिर ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत था या प्रगामी तरंग सिद्धांत था। आप मुझे बताएं इनमें से व्याख्या कौन सा सिद्धांत नहीं कर रहा था। तो सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत। हालांकि सिद्धांत हमने इतनी डिटेल नहीं पढ़े, हमने कांस्टेबल लेवल तक के लिए इन क्वेश्चनों को पढ़ा, लेकिन इस तरह के सीधे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है तो टाइफून नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। मैंने तुम्हें सबसे शुरू में क्या कराया था, टाइफून नामक चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया क्या होता है इस टाइफून में, जो हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में कौन से चक्रवात आते हैं। यहाँ पर आते हैं बिली, यहाँ पर बिली बिली नामक चक्रवात आते हैं जो हमारा चीन सागर है और ये हमारा पश्चिमी द्वीप समूह है और ये उपयुक्त सभी। तो मैं आपसे बात करूं किसकी, इस चीन सागर वाले भाग की, इस चीन सागर वाले भाग की। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ हमें टाइफून नामक चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी से। इससे अगला क्वेश्चन कौन सा हो, वो क्वेश्चन है भैया, आप मुझे बताएं कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल होता है, क्या होता है, पृथ्वी का वायुमंडल होता है, उसमें कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखिए, जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें परतें पाई जाती हैं। परतें कैसे होती हैं, देखिए ये क्या है, तो मैं इनको इसको किस रूप में बांट दूँ, वायुमंडल के रूप में इस भाग को बांट दूँ, इसको भाग 3 मार दूँ, यहाँ तक मैं यहाँ की बात करूँ यदि, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा यहाँ पर
ये क्या होगा, समताप मंडल। ये वाला भाग कौन सा होगा, समताप मंडल से ऊपर कौन सा आता है, यहाँ पर आता है आपका मध्यम मंडल। कौन सा भाग आता है भैया, मध्यम मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आप मुझे बताएं जो हमारा सौर मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि 10 से और कहीं नहीं 15 किलोमीटर तक भी होती है। 10 किलोमीटर तक कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है। ठंडी वायु नीचे बैठती है ध्रुवों पर। मैंने तुम्हें बताया था कि कब इसकी सौर मंडल की ऊंचाई कब घटेगी कब बढ़ेगी, काफी अच्छी तरह से डिटेल करके बताया था। समताप मंडल है 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया था। तो हमसे पूछा क्या है, 29 किलोमीटर से पूछा, तो मतलब कहाँ तक की बात हो रही है, कुछ भाग तो समताप मंडल का और कुछ भाग सौर मंडल का। तो इस मंडल में 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल का सर्वाधिक भाग। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा सौर मंडल है उस मंडल में क्या होता है, सौर मंडल में अधिकांश वायुमंडल सौर मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में सौर मंडल में और जो थोड़ा बहुत होता है वहां से बचा हुआ वो समताप मंडल में पहुंच जाता है। तो लिखेंगे 97% भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है भैया, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। आप मुझे बताएं जो वायुमंडल है हमारा उसका सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है। तो देखिए क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन इसका स्थायी तत्व है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या जल वाष्प है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो हमारी जल वाष्प है ये होती क्या है, जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यहाँ पर जो नमी होती है, नमी उस नमी को जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तो ये जो होती है ना जल वाष्प, ये वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। कौन सा, जल वाष्प। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती हैं। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती हैं, आप मुझे बताएं। जब मैंने क्लास को शुरू किया था तो मैंने तुम्हें बताया था, टेबल मैंने तुम्हें दिखाई थी कि भैया यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह कई तरह की गैस पाई जाती है। मैंने तुम्हें उसमें क्या कराया था, क्रिया जो अन्य गैसों से क्रिया करती है उन गैसों के बारे में बताया था, जो अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती उन गैसों के बारे में बताया था मैंने। गैस को कई टाइप के आधार पर बांट कर तुम्हें बताया था। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती हैं, क्या ऑक्सीजन मिलती है, क्या हाइड्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऑक्सीजन कितने % मिलती है हमारी, सबसे अधिक कौन सी मिलती है, 78.2 कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन। 21% की समथिंग कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन। तो ये सबसे अधिक कौन सी चीज में, नाइट्रोजन पाई जाती है। ये दोनों गैस पॉइंट के रूप में पाई जाती हैं, 1% से भी कम होती हैं। इससे अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। आप मुझे बताएं, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ गैस ऐसी होती हैं जो अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती। उन गैसों को आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी गैस सर्वाधिक ऐसी है जो अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती। तो क्या क्रिप्टॉन है, क्या नियोन है, या हीलियम है, क्रिप्टॉन, ऑर्गन। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी गैस है। तो ऐसी एक ऑर्गन ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में भी है, क्या है, सर्वाधिक मात्रा में है और अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती। कैसी है, इसकी मात्रा कितनी है यहाँ पर, सर्वाधिक। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। आप मुझे बताएं कि वायुमंडल मुख्यतः क्यों गर्म होता है, वायुमंडल मुख्यतः क्यों गर्म होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखिए मैं तुम्हें एक बार बताऊं, सूर्य की सीधी किरणों से वायुमंडल गर्म होता है क्या, पृथ्वी के विकिरण द्वारा होता है, या पृथ्वी के अंदर की उष्मा से गर्म होता है, या पृथ्वी की गति के घर्षण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, किस कारण होता है वायुमंडल अधिक गर्म। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारी धरती है, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है परमात्मा में। तो आप मुझे बताएं जब सूरज की किरणें जो होती हैं सबसे अधिक लंबवत कब पड़ती हैं पृथ्वी पर, दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरणें अधिक लंबवत पड़ती हैं, 12 बजे। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि 12 बजे में, मैं आपसे पूछने लगूं कि 12 बजे में एक तरफ तो 12 बजे हुए हैं और एक तरफ 3 बजे हुए हैं, किस समय अधिक गर्मी लगेगी, अधिक गर्मी किस समय लगेगी, 12 बजे या 3 बजे। तो अधिकांश बच्चों का ऑप्शन होगा कि भैया 3 बजे अधिक गर्मी लगती है। 3 बजे अधिक गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि देखिए
ये वाली जो भाग है भूमि वाला भाग, ये सूरज की किरणें पड़ने से तप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है। तो अंदर से क्या निकलती है? विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलने लगती है। जब पृथ्वी की भूमि गर्म हो जाती है तो उस समय अधिक गर्मी लगती है। मतलब टेम्परेचर अधिक कब होता है? जब सूरज की किरणें पड़ते हुए काफी समय हो जाता है, मतलब 3 बजे के समथिंग जाकर के टेम्परेचर अधिक गर्म हो जाता है। इसी कारण हमें गर्मी 12 बजे के मुकाबले 3 बजे अधिक लगती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया इसका? ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? आप मुझे बताएं कि बढ़ती हुई मात्रा को कौन सा वायुमंडल दर्शाता है। देखिए इस तरह एक क्वेश्चन होता है, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से होते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें वायुमंडल की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। अब देखिए सबसे बढ़ती हुई मात्रा मतलब पहले क्या होगा? सबसे छोटी होगी शुरू में, सबसे छोटी, और जो सबसे बाद में होगी वो कौन सी होगी? बड़ी गैस होगी कि नहीं होगी? अधिक मात्रा वाली। यहाँ पर सबसे कम वाली है और यहाँ सबसे अधिक वाली होगी। तो इसमें ढूंढिए जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है भैया? नाइट्रोजन। आप इसमें मुझे बताएं सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि सर्वाधिक तो नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है, हो सकती है लेकिन अभी कह नहीं सकते। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है यहाँ पर? अभी नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या है? ओजोन है। तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे? हमारे पास में ऑप्शन बचे हुए हैं 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इन्हें मिलाते हैं, देखिए कैसे? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर बचता है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वाला क्रम तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखिए ये वाला क्रम कौन सा बैठ रहा है? सही बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है? ओजोन से अधिक पाई जाती है। तो इसका मतलब सबसे शुरू में क्या आना चाहिए? सबसे शुरू में आना चाहिए था ओजोन। क्या आना चाहिए था? ओजोन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हुआ हमारा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव को मैंने तुम्हें बताया था। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? ये क्या है? ये हमारी भूमि है। क्या है? भूमि। ये भूमि है, यहाँ से पूरे किरणें पड़ रही हैं इस दिशा में। अब क्या होता है भैया? ये जो किरणें थी ये परावर्तन के कारण वापस लौट रही थी। कुछ किरणें क्या लौटना था? प्रकाश वापस लौटना था इस तरह से लौटना था, वापस लौटना था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? CO2 की मात्रा अधिक बढ़ गई थी। किस गैस की? CO2 गैस की मात्रा यहाँ अधिक हो गई थी। इस कारण यहाँ पर सूर्य किरणें आ तो रही थी, इस आवरण के अंदर, सौरमंडल के अंदर सूर्य किरणें प्रवेश तो कर रही थी, लेकिन जिसका प्रकाश था वो वापस नहीं लौट पा रहा था। इस कारण क्या हुआ? इस मंडल में टेम्परेचर निरंतर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। तो इस घटना क्या कह रहे थे हम? इस घटना को हमने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका भैया? CO। इससे अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? क्या नाइट्रोजन का प्रतिशत 0.3% है, 0.3% या फिर 78%? इससे अगला क्वेश्चन क्या भैया? मानसून शब्द का तात्पर्य। देखिए मानसून होता क्या है? मानसून का मतलब होता है, मैंने तुम बताया था मानसून क्या होता है? गर्म ठीक है। सीधे शब्द में बताओ मानसून क्या होता है? मानसून तब होता है जब देखिए सूर्य की प्रकाश पड़ता है वायु पर, धरती पर, तो गर्म वायु कहाँ उठती है? धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। क्या उठती हैं? धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। फिर किसी क्षेत्र की ओर प्रभाव करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। वहां पर जाकर क्या करती हैं? बादलों का निर्माण करती हैं और वर्षा हो जाती है। तो इस क्षेत्र, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या मानसून सदैव एक दिशा में पड़ता है? जी नहीं। क्या मानसून सदैव एक दिशा में चलता है? जी नहीं। हवाओं का बहुत तेजी से बहना मानसून है? हवाओं के रुख का बदलना मानसून है? जी नहीं। हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना क्या होता है? मानसून होता है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है भैया? कौन सा ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? और देखिए ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था?
स्थानीय हवा के बारे में डिटेल से पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें पढ़ने वाला चैप्टर पढ़ाया था तब काफ़ी अच्छी तरह से इस चैप्टर को क्लियर करा था। क्या बताइए, मिस्ट्रोल, क्या मिस्ट्रोल गर्म हवा है, मतलब ठंडी हवा नहीं है? क्या ये है? नहीं है। बोरा नहीं है, पैम्पिरो नहीं है, या आप लोग सभी देखिए, मैं तुम्हें ग्राफ यहाँ पर दिखाऊँ क्या होता है भाई। देखिए मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊँ क्या होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन था भाई? देखिए बोरा किस क्षेत्र में है? ये यूरोपीय क्षेत्र में। कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे? बोरा ठंडी कैसी वायु है? ठंडी वायु है। बोरा कैसी वायु? ठंडी वायु है। मिस्ट्रोल और कौन सी है? बुरान कैसी वायु है? ये सब ठंडी वायु है कि नहीं है? तो कौन सी वायु है? ये सब ठंडी वायु है। यहाँ पर क्या पूछा हमसे? कौन से क्वेश्चन में पूछा? देखिए कौन सी कैसी थी, कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मैंने तो बताया था मिस्टोल भी कैसी है? ठंडी हवा है। कैसी है? ठंडी हवा है। बोरा कैसी है? ये भी ठंडी हवा है। पैम्पिलो ये कहाँ चलती है? ये अर्जेंटीना में चलती है। कहाँ चलती है? अर्जेंटीना। ये भी कैसी है? इसका ठंडी हवा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठंडी हवा स्थानीय हवा नहीं। हाँ पूछा हुआ है ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, मतलब ये तीनों कैसी कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं। चिनूक क्या है? आप मुझे बताएं चिनूक होता क्या है? क्या बताएं चिनूक क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया चिनूक कैसी हवाएं हैं, किस क्षेत्र में चलती हैं, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था चिनूक क्या है। क्या चिनूक एक स्थानीय हवाएं हैं? आप मुझे बताएं क्या चिनूक एक स्थानीय हवाएं हैं, सनातनी हवाएं हैं, स्थायी हवा है, या फिर समुद्री जलधारा है? बताएं क्या है चिनूक? मैंने तो बताया था कि चिनूक क्या होता है, ये यूएस में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? कि रोकी पर्वत, यूएसए के रोकी पर्वत से मैदान की ओर चलती हैं। मैदान की ओर चलती हैं। मैदान की ओर मैंने तुम बता रहे जो चिनूक हवाएं होती हैं ये यूएसए में रोकी पर्वत से मैदानी क्षेत्र की ओर चलती हैं और इनके कारण मैदानों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और वहां पर कृषि योग्य भूमि प्राप्त होती है। इसी कारण अमेरिका में जो मैदान प्राप्त होते हैं उन क्षेत्रों में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। तो क्या होती है? गेहूं और मक्का की खेती के लिए लाभदायक होती है और अमेरिका में पाई जाती है। तो चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है। कहाँ पाई जा रही है? एक विशेष स्थान पर। कहाँ पर? यूएसए के अंदर। यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका, इसे उत्तरी अमेरिका भी कह सकते हैं। उत्तरी अमेरिका। व्यापारिक हवाएं भी किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? आप मुझे बताएं जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? देखिए ग्लोब बताया था, चेक कर लेते हैं एक बार। हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये क्या है? हमारा 30 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री है ये कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। 66 डिग्री है। कितना है ये वाला? 66 है। अब मुझे बताएं विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं क्या ये हवा? इस तरह से चलती हैं भैया, इस तरह से विषुवत रेखा क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, मतलब इस तरह से चलती हैं कोई हवाएं? क्या तुमने देखी कोई इस तरह से हवाएं चलती हुई? नहीं। तुम कहोगे भैया इस तरह से तुमने देखी भी थी, इस तरह से तुमने हवाएं देखी भी थी, आ रही थी।
ये हवाएं तो थी भी, एक हवाएं कौन सी थी, एक ये थी। दूसरी कौन सी हवाएं थी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं या अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। आप मुझे बताएं जो हमारी कौन सी होती हैं, व्यापारिक कौन होते हैं, कहाँ से चलती हैं। देखिए अश्वक्षांश कौन से हैं, अश्वक्षांश है ये वाले, ये कौन से हैं, 30 डिग्री अक्षांश क्या है, अश्वक्षांश है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताई थी एक स्टोरी कि भैया यहाँ पर अश्वक्षांशों पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर क्या पड़ते हैं, वायुदाब अधिक पड़ता है। जब वायुदाब अधिक पड़ता है तो क्या होता है, जहाज वगैरह डूबने लगते थे, तो व्यापारी लोग क्या होते थे, यहाँ से सामान को फेंकने लगते थे, क्या करने लगते थे, घोड़े वगैरह को समुद्र में फेंक देते थे। इस कारण अक्षांश को क्या कहा गया, अश्वक्षांश कहा गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया इसका, अश्वक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, अश्वक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली वायु कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, क्या विषुवत या निम्न। देखिए ये क्या है हमारा भैया, ग्लोब है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है हमारा साउथ पोल। अब देखिए ये क्या है हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध। ये क्या है हमारा उपोष्णकटिबंध, ये क्या है हमारा शीतोष्णकटिबंध, ये शीतोष्ण है, ये क्या है हमारा शीतकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, उपोष्ण या जाएगा शीतोष्ण, या जाएगा हमारा शीतकटिबंध। कौन सा, शीतकटिबंध। तो आप मुझे क्या बताएं, क्या होती है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, क्या शीतोष्ण कटिबंध से चलती हैं। व्यापारिक पवनें मतलब जहाँ से व्यापारी लोग जहाज लेकर निकलते थे 30 डिग्री अक्षांश के समथिंग, 30 डिग्री अक्षांश के समथिंग दबाव पड़ने पर, ऊपर से प्रेशर चलने पर क्या होता था, क्या कर लेते थे व्यापारी, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। कौन से अक्षांश पर चलती हैं, उपोष्ण। कौन से वाले पर, उपोष्ण, मतलब इस अक्षांश पर चलती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से चलती है भैया, उपोष्ण उच्च दाब से कहाँ चलती है, विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर, या फिर लिख रहे हैं शीतोष्ण रेखा निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो कैसी पवनें थी ये व्यापारिक पवनें थी, ये व्यापारिक पवनें थी। अब गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता सौटा क्या है, मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। ये हमारा क्या होता है, ग्लोब होता है। अब देखिए जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध, क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। मैंने तुम्हें बताया था कि भैया भूमि का भाग किस महाद्वीप में दिख पाया जाता है। आप कहोगे भैया काफी अच्छी तरह से भी आपने देखा है ग्लोब को, देखिए देखा है हमारा ग्लोब है। आप मुझे बताएं इसमें भूमि का भाग अधिक किस भाग में नजर आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर भूमि का भाग अधिक था, तो इसका मतलब इस क्षेत्र में बहने वाली हवाएं जो थी वो महाद्वीप के कारण मंद पड़ जाती थी। क्या पड़ जा रही थी, मंद पड़ जा रही थी। लेकिन दक्षिण भाग में क्या, यहाँ पर भूमि क्या थी, कम थी दक्षिण भाग में। तो जो यहाँ पर पवनें चल रही थी, यहाँ पर जो पवनें चल रही थी वे सीधी ऐसे निकल जा रही थी, इस तरह से ऐसे निकल जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़े यहाँ रुक गई, अमेरिका के पास में, यहाँ से निकली तो अफ्रीका के पास रुक गई। फिर यूरोप में कोई ऐसे 40 डिग्री अक्षांश के पास में कोई ऐसे समुद्र क्षेत्र है नहीं जहाँ पर क्या होता, ये हवाएं सीधी निकल जाती, गर्दन के कारण मंद पड़ जाती थी। तो किस अक्षांश में दिख चलेंगी, दक्षिण अक्षांश में, क्योंकि वहां पर क्या है, भूमि कम है, समुद्र अधिक है। तो वहां पर बड़ी तीव्र गति से हवाएं चली जा रही थी। तो इस कारण तो क्या कहा गया, अलग अलग नाम दिया गया, जैसे गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50, इस तरह के हवाओं को नाम दिए गए। तो कौन से अक्षांश में चलती हैं, दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत पवनें चलती हैं, पश्चिमी पवनें, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ चलती हैं, पूर्व की ओर। ये क्या है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम। पश्चिम से कहाँ चलती है, ये पूर्व की ओर चलती है। काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। यदि आपने हमारी पुरानी क्लासों को अच्छी तरह से देखा है तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और मेरा मानना यह है इनमें से तो बात होगी, लेकिन यदि चैप्टर से संबंधित आप उन क्लास को देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बचने वाला है नहीं। 95% उन क्लासों से निकल कर सीधे सीधे हो जाएंगे। क्या है इसका क्वेश्चन, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम क्या होगा,
अब देखिए अवरोही क्या होता है, इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। क्या होता है भैया, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम होता है इसका। तो बताओ कौन सा क्रम होगा भैया। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियोन है। तो मैंने तुम्हें क्रम याद कराया था क्या, पहले नंबर पर कौन सी आती है सबसे अधिक गैस, नाइट्रोजन। कौन सी आती है, नाइट्रोजन आती है। फिर कौन सी आती है दूसरी, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मिलाकर देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन। ऑप्शन एलिमेंट्री से एलिमिनेट करें तो नाइट्रोजन एक सभी में कॉमन है, तो इससे तो हमारा कुछ बनने वाला है नहीं। और देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन है कौन सा, नंबर 3 पर है। तो दूसरे नंबर पर 3 कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, एक तो इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये वाला ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें नंबर 2 की कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। तीसरे नंबर पर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है कौन से में, कार्बन डाइऑक्साइड है 2 में। तो देखिए 2 कौन से ऑप्शन में है, एक तो 2 तीसरे नंबर पर इस वाले में है और इस वाले में है। इसका मतलब ये कौन से ऑप्शन सही हुए, ये वाला ऑप्शन क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हुआ। अब बचा कौन सा हमारा, 4 और 5। 4 और 5 में अधिक गैस कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया आर्गन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस ट्रिक को क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक। भूमि के पृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणें अवशोषण द्वारा, देखिए भूमि के पृष्ठ से क्या होती हैं, भूमि के पृष्ठ से अवरक्त किरणें अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की क्रिया क्या कहते हैं। आप मुझे बताएं, मैंने तुम्हें आज भी क्लास में बताया है और उससे पहली क्लास में बताया था, क्या होता था ये ग्रीन हाउस प्रभाव। इस तरह से CO2 इस गैस की मात्रा में वृद्धि हो गई थी, क्या हुई थी, वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा था, सूर्य का प्रकाश, इस सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा था, निरंतर मात्रा में एंट्री कर रहा था इस क्षेत्र में, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा था, पर्याप्त मात्रा में परावर्तन नहीं कर पा रहा था। तो क्या हो रही थी यहाँ पर, तापमान में वृद्धि, तापमान वृद्धि हो रही थी। इस घटना को क्या कहा गया था, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा गया था। क्या कहा गया था, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहा गया था। तो ऑप्शन कौन सा इसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव। सही उत्तर चुनिए। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। देखिए वायुमंडल की क्रमबद्धता उसको कौन से वे दर्शाते हैं, आप मुझे बताएं। जो हमारा सबसे निचला क्रम है श्रोमंडल, क्या होता है, सबसे निचला क्रम क्या होता है, श्रोमंडल होता है। तुम बताया था सबसे निचला क्रम श्रोमंडल। दूसरा क्या होता है, इससे ऊपर क्या होता है, समताप। उससे ऊपर क्या होता है, मध्यम। उससे ऊपर क्या होता है, आयन। उससे ऊपर क्या होता है, पेयमंडल। काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। तो सबसे नीचे मंडल कौन सा है भैया, परिवर्तन मंडल। देखिए जो हमारा शिव मंडल होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल जो हमारा श्रोव मंडल है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मौसमी घटनाएं निरंतर मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे देखिए आज धूप निकल रही है, कल वर्षा हो जाएगी, परसों क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, इस कारण इस मंडल क्या कहा, परिवर्तन मंडल कहा है। मतलब पहले ऑप्शन में परिवर्तन मंडल कौन से में, यहाँ पर आयन मंडल है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, परिवर्तन मंडल है। तीसरे में क्या है, आयतन मंडल है। इसमें क्या है, मध्यम मंडल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इस ट्रिक से क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखिए परिवर्तन मंडल, मध्यम मंडल, क्षमता मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। अब आप मुझे बताएं कि जो हमारा रॉकी पर्वत है वहाँ से क्या होती हैं, गर्म
हवाएं आती हैं नीचे की ओर और मैदानों में आकर के वो हवाएं बर्फ को पिघला देती हैं। काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था, ये बताया था क्यों मैदानों की तरफ आकर के वो बर्फ को पिघला देती हैं, एक एक कारण का जवाब दिया था और बताया था कि किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो बताइए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा में क्या कहा जाता है? क्या सिरोंको को कहा जाता है? ये कहाँ चलती है? ये इटली में चलने वाली होती है। कहाँ होती है? इटली में चलने वाली होती है और इनके कारण रक्त वर्षा होती है। मैंने तुम्हें बताया था इटली में चलने वाली सिरोंको वर्षा क्या होती है। काउंसिल कहाँ होती है? ये होती है, कहाँ पर होती है भैया? ये होती है हमारी अरब क्षेत्र में। कहाँ चलती है? ये अरब क्षेत्र में चलती है। हरिकेन क्या है? हरिकेन एक चक्रवात का नाम है। क्या का नाम है? हरिकेन एक चक्रवात का नाम है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? बी, मतलब चिनूक। चिनूक हवाएं होती हैं जिनके कारण हमें गेहूं की खेती के लिए पर्याप्त भूमि मिली थी, मकई की खेती के लिए पर्याप्त भूमि मिली थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहन आल्प्स पर्वत के पास चलती है क्या? फोहन बोरा पोलैंड के पास में चलती है, मिस्टोर राइन घाटी में चलती है, खामसी मिस्र में चलती है क्या? बताएं कौन सा ऑप्शन इनमें राइट होने वाला है। तो देखिए, मैंने तुम्हें क्या कराया था भाई, जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था उस समय ही बताया था। क्या बताया था भाई? देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या चलती है? बोरा। कहाँ चलती है ये? बोरा। यहाँ पर क्या चलती है? ये फोहन। यहीं पर क्या चलती है? मिस्ट्रोल। लेकिन खामसिन कहाँ चलती है? मिस्र के क्षेत्र में चलती है। मतलब मिस्र वाले भाग में क्या चलती है भैया? ये चलती है खामसिन। बोरा, फोहन, मिस्ट्रोल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया इसमें से? इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो बताएं, मिस्र में कौन सी चलती है? खामसिन चलती है। मिस्ट्रोल कहाँ चलती है? राइन घाटी में चलती है। पोलैंड में बोरा चलती है क्या? फोहन आल्प्स पर्वत के पास चलती है, राइट है। तो बोरा कहाँ चलती है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा? पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। अब बताएं पछुआ हवाएं कौन सी होती है? मैंने तुम बताया था पछुआ हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं और कहाँ से चलती हैं, और इनके चलने का कारण बताया था, इनकी उत्पत्ति का कारण बताया था कि क्यों चलती हैं। ये स्थायी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं या फिर सामयिक पवने हैं, ये मैंने बताया था। तो मैं आपको बता दूं क्या है, ये जो हमारी पछुआ पवने हैं ये कैसी हैं? हमारी स्थायी पवने हैं। कौन सी हैं? स्थायी पवने हैं। और चलती कहाँ पर है? ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री लाइन। यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर क्या होता है? 30 डिग्री अक्षांश। तो क्या होता है, यहाँ से कहाँ चलती है वायु? दाब पड़ने का इस दिशा की ओर मूव करती हैं, इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर मूव करती हैं, इस दिशा की ओर मूव करती हैं, ऐसे मूव करने लगती हैं वायु। ये क्या है हमारा? ईस्ट साइड, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये वाली हवाएं किधर से चल रही हैं? ये तो चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इन्हें तो कहा जाएगा पूर्वा हवा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया पछुआ हवा। अब देखिए, मैंने तुम्हें यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया कोरियोलिस बल के कारण वह सदर्न हेमिस्फीयर में बाएं साइड मुड़ती है वायु, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाएं साइड मुड़ती है। तो देखिए भैया किस साइड मुड़ेगी? जब मैं आपसे बात करने लगूं, ऐसे में खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ किधर होगा? इस दिशा में होगा। इस दिशा की तरफ तो बायां हाथ होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, मतलब वायु ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। बताया था कि नहीं बताया था? यदि मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो मेरा क्या होगा? क्या होगा भैया? मेरा दायां हाथ की दिशा की ओर होगा, इस दिशा की तरफ मूव करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी। अब देखिए कहाँ चल रही है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है, मतलब पश्चिम से ईस्ट की ओर चल रही है। तो क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिला। क्या हुआ? ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर चल रही है क्या ये? ध्रुवीय क्षेत्र तो हमारे यहाँ पर है, क्या यहाँ चल रही है ये? नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं चल रही। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर चल रही है? जी नहीं, इनका समुद्र और पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, मतलब समुद्र और स्थल भाग से कुछ मतलब नहीं है। तीसरा, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में बहती है? जी नहीं। तीसरा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री दक्षिण से, देखिए 30 डिग्री के दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण
अक्षांश के रेखाओं के मध्य चलती हैं 30 से 60 डिग्री। अब देखिए 30 है और ये कितना है 60 डिग्री है, मतलब बात क्या हुई हमारी सही हुई। और कहाँ चलती है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, मतलब ऐसे मूव कर रही है नहीं कर रही, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मूव करके और किधर साइड बह रही है अपने पूर्व की साइड बह रही है। इस कारण ऑप्शन कौन सा आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में भर भर कर पूछे जाते हैं थ्योरी से। आप कहोगे भैया हमें तो इसमें से नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। यदि आपने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो इस क्लास में आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इस क्लास को देखने से पहले सबसे पहले आप हमारी क्या करें थ्योरी वाली क्लास यदि देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। और उस चैप्टर से संबंधित जो चैप्टर मैंने थ्योरी में कराए हैं आप कोई सी भी बुक लेकर के बैठ जाइएगा, कोई सी भी जो आपको मन करे। 95% क्वेश्चन थ्योरी से निकल के आएंगे तो होने वाले हैं। यदि आपने थ्योरी वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो ये आपको काफी हार्ड लग रही है। इससे अगला क्वेश्चन क्या आ गया, समुद्र समीर कब बहता है। मैंने तुम्हें बताया था समुद्र समीर कब चलता है, वायु स्थल समीर कब चलता है। लेकिन दो स्थान थे मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, दो स्थान थे। इधर जल बह रहा है, ये क्या है भैया जलीय भाग है। ये वाला क्या है हमारा, ये वाला भाग है हमारा भूमि वाला भाग। यहाँ पर क्या है पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ रही है भैया, तो क्या हुआ ऐसे किरणें पड़नी शुरू हुई, ऐसे पढ़नी शुरू हुई थी नहीं हुई थी। दिन में किधर चलेंगे, यहाँ का टेम्परेचर दाब कम पाया जाएगा, दाब कम पाया जाएगा। तो दिन में तो इस समुद्र वाले भाग से कहाँ चली थी वायु, ये भूमि वाले भाग की ओर चली थी। कहाँ चली थी, समुद्र से भूमि की ओर चली थी, मतलब इस दिशा की ओर वायु मूव करी थी। इस तरह से वायु ने मूव करा था। अब रात की स्थिति यहाँ से उल्टी हो जाएगी, दिन में क्या होगा ये चलेगा और रात में क्या चलेगी, रात में वायु इस तरह से चलेगी। रात में क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा। काफी अच्छी तरह से डिटेल करके बताया था। तो समुद्र समीर कब बहती है, समुद्र समीर कब चलेंगी, दिन के समय चलेंगी या रात के समय चलेगी। देखिए भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। अब देखिए चल कब रही है, स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है कि वो रात के समय चलती है। कब चलती है भैया, रात के समय ये पवनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है। देखिए कौन सी एक स्थानीय पवन है जो कहाँ चलती है, जो साइबेरिया है, यानी साइबेरिया कहाँ पर है, साइबेरिया रसिया के अंदर पाया जाता है, वर्तमान रूस के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, साइबेरिया से बाहर की ओर चलती हैं। जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि भैया जो हमारा चाइना वाला भाग है, चाइना मंगोलिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है इन पवनों के कारण। तो कौन सी पवनें थी, क्या मिस्टोर पवनें थी, मिस्टोर कहाँ की थी, ये हमारी यूरोप की पवनें थी। कहाँ की थी, यूरोप की पवनें थी। ब्लिजर्ड कहाँ की थी, क्या ब्लिजर्ड थी, जी नहीं, ब्लिजर्ड पवनें कहाँ की है भैया, ये हमारी कनाडा की पवनें हैं, कनाडा या नॉर्थ अमेरिका की पवनें हैं। क्या हमारी ये है बोरा मैंने तुम्हें कहाँ बताया अभी, बोरा पवनें मैंने तुम्हें बताया था, ये भी कहाँ की है हमारी यूरोप की है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होने वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला। देखिए स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊं फिर दोबारा से। देखिए बोरा तो यहाँ पर आ गई, फोन यहाँ पर आ गई, मिस्टोनियरी तो ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे कट गए। यहाँ पर आ रही है बुरान, इन्हें क्या कहा जाता है, पूगा पवने भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूगा पवने कहा जाता है बुरान को ही। तो भैया कौन सा था, ऑप्शन 3 कट गए। तो कौन सी कौन है भैया, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेटर एग्जाम में 3 क्वेश्चन ऑप्शन तो काट दिए। अब बचा कौन था भैया, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवनें या हरमट्टन पवनें कब उड़ती हैं। मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह से फिर एक्सप्लेन करके बताया था कि जो हमारा सहारा क्षेत्र है, क्या है हमारा सहारा वाला भाग है, इस तरह से बना हुआ क्षेत्र था वो सहारा, इस तरह से। तो ये क्या है हमारा सहारा रेगिस्तान था ये वाला। अब हमने चल कहाँ से रही थी, इस दिशा से निकल के इस दिशा की ओर मूव कर रही थी। यहाँ पर क्या था हमारा तटीय क्षेत्र था, ये क्या है हमारा तटीय भाग था। मैंने तो बताया था यहाँ से उठती हैं ये रेगिस्तान वाले भाग से उठती हैं और क्या होती हैं
ये इतनी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं कि जब पेड़ों के संपर्क में आती है ना, तो ये पेड़ों की तनों के मध्य दरार उत्पन्न कर देती है, मतलब पेड़ भी सूखे के कारण फट जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पवनें क्या आती हैं, तटीय भाग के संपर्क में आती है, तो यहाँ से क्या करती है, ऊष्मा को ग्रहण करती है। ऊष्मा के ग्रहण करने के बाद में ये पवनें काफी आनंदमय, मतलब एक तरह से क्या करती हैं, मौसम को सुहावना बना देती हैं और काफी आराम देती हैं। इस कारण पवन का डॉक्टर हर्मनटन पवन भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें डॉक्टर पवन भी कहते हैं, डॉक्टर पवन भी इन्हें कहते हैं। तो कहाँ चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए यदि यहाँ पर सही मायने में पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये हमारा पश्चिम है, ये क्या है हमारा पूर्व है, ये हमारा उत्तर है, ये क्या है हमारा दक्षिण है। यदि यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ अपने हिसाब से, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट दिशा है। तो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ चल रही है, ये साउथ ईस्ट की तरफ चल रही है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है, साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है। तो ऑप्शन का कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही लग रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण से पूर्व की ओर नहीं, देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर ये कट गया, बचा कौन सा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है जी नहीं, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। अब इन दोनों को मिलाकर के सही आंसर आने वाला है। देखिए यदि आपको इस तरह से ऑप्शन आता है तो आप ये लगा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, अन्यथा ऑप्शन आपका ये सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती हैं। अब देखिए कौन सी पवनें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सहारा मरुस्थल में संपर्क में आती हैं। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा क्या है अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के उत्तर दिशा में क्या है, एक मरुस्थल पाया जाता है। उस मरुस्थल से क्या करती हैं ये पवनें, ऊपर उठती हैं और वहां से मिट्टी के लाल कण अपने साथ में ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर क्या बढ़ता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर किसकी सीमा बनाता है, यूरोप और अफ्रीका की। तो उस भूमध्य सागर से क्या करती हैं, नमी यानी उस नमी प्राप्त करने के बाद में इटली के क्षेत्र में जाकर के वहां पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा गया था, इन्हें रक्त वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, रक्त वर्षा इन्हीं पवनों के कारण होती है। तो कौन सी है, कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो कौन सी थी, क्या फोहन थी जी नहीं, ये नहीं है। ये कहाँ चल रही थी, ये आल्प्स पर्वत के पास चल रही थी, आल्प्स यूरोप में चल रही थी। ठंडी पवनें होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं। क्या मिस्ट्रोल थी जी नहीं, ये भी ठंडी पवनें हैं। क्या ये थी लू थी जी नहीं, लू कहाँ चलती है, भारत में पाक में चलती है, भारत में पाक में चलती हैं, गर्म हवाएं होती हैं लू। तो कौन सी पवनें थी, ये शिकागो को पवनें थी। अगला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, डोलड्रम क्या है। अब देखिए डोलड्रम क्या है, मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह से फिर क्लास में एक्सप्लेन कराया था पहले कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। यहाँ से वायु क्या हुई थी, इस क्षेत्र पर पड़ी थी। अब पढ़ने के बाद में 0 डिग्री लाइन के पास में वायु पड़ी, यहाँ पर क्या पाया गया, निम्न दाब पाया गया, निम्न दाब पाया गया। अब इस निम्न दाब पाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब पाया जाता है इस वाली स्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, डोलड्रम की स्थिति पाई जाती है कि मैं इधर चलूं या मैं इधर चलूं, कुछ समझ में नहीं आता इस क्षेत्र में जाकर। कौन से क्षेत्र में, विषुवत रेखा क्षेत्र में। क्या कहते हैं इसे, विषुवत क्षेत्र, विषुवत या भूमध्य क्षेत्र कहते हैं 0 डिग्री लाइन को। तो यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इस दिशा के मध्य का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डोलड्रम की स्थिति कहते हैं। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है, क्या उपोष्ण कटिबंधीय है। तो उपोष्ण कहाँ पाया जाता है, 30 डिग्री अक्षांश के पास में, ये वाला उपोष्ण है। तो ये तो कट जाएगा, 30 डिग्री अक्षांश के पास पाया जाता है। तो कहाँ पाया, 30 डिग्री अक्षांश के पास पाया जाएगा। तो क्या उष्ण कटिबंधीय पवन विक्षेपण है, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। एक पवन विक्षेपण अलग होता है, पवन पट्टी अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन कौन सा है भैया, श्रीलंका को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए श्रीलंका क्या होता है, जो हमारा इटली वाला क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, उसके नीचे अफ्रीका वाला क्षेत्र है, मतलब यूरोप को अफ्रीका से क्या अलग कर रहा है, वहां पर एक भूमध्य सागर है वो उसे अलग कर रहा है। और अफ्रीका के उत्तर दिशा में एक पर्वत पाया जाता है,
मरुस्थल, उस मरुस्थल से ये पवनें उठती हैं और अपने साथ में मिट्टी के कण लेके जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और इटली वाले क्षेत्र में जाकर के मतलब यूरोप में एंट्री करते ही वर्षा करती हैं और वो मिट्टी के कण जो थे उस वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। इस कारण उस वर्षा का रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। उस वर्षा का क्या कहता है, रक्त वर्षा कहते थे। अब कहाँ हो रही थी ये, इटली वाले क्षेत्र में। तो इसमें क्या पूछा है, किस लिए प्रयुक्त होती है, तो लिखेंगे क्या एक ज्वालामुखी है, जी नहीं। एक द्वीप का नाम है, जी नहीं। एक महासागर का नाम है, जी नहीं। क्या है ये किसी विशेष क्षेत्र में चलती हैं, तो क्या है एक स्थानीय पवन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये, इस तरह के क्वेश्चन ये सीधे सीधे पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं। यदि किसी ने थ्योरी को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस उसका कहीं नहीं रुकने वाला। लेकिन यदि आपने ऑब्जेक्टिव वाइज तरह से प्रश्नों को करा है तो फिर तो शायद ही भगवान जाने क्या होगा। लेकिन क्या पूछे जाते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स और आईएएस प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, हम जो जिस ट्रिक से क्वेश्चन करने वाले हैं उसे हम ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक। काफी महत्वपूर्ण ट्रिक होती है ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब ऑप्शनों की तुलना करके। क्या होती है ये, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक होती है। देखिए करेंगे कैसे इसको। विली विली कहाँ पर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में। क्या चलता है, विली विली है क्या ये, क्या है विली विली, एक चक्रवात का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर चलता है। अब देखिए हरिकेन, हरिकेन कहाँ चलता है, हरिकेन कहाँ चलता है, यूएस में चलता है। अब मैं आपसे पूछने लगा भैया कहाँ चलता है, टाइफून, टाइफून साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जापान इंडोनेशिया मलेशिया इन क्षेत्रों के आसपास क्या चलता है, टाइफून वगैरह चलता है। जो दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए भाग यहाँ पर क्या चलता है, टाइफून चलता है। अब ऑप्शन आता है बागियो, ये कहाँ चलता है, फिलीपींस। ये कहाँ आता है, इसका चक्रवात का एक स्पेसिफिक नेम होता है, स्थानीय नाम बागियो, जो कहाँ चलता है, फिलीपींस में। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए का कौन सा, दूसरा। अब देखिए ऑप्शन ए का दूसरा किन दो ऑप्शन में है, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन ए का दूसरा किन दो ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन ए का दूसरा ना तो इसमें है ना इसमें है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए। अब देखिए बचे कौन से ये, तो मतलब ये चीज तो कॉमन हो चुकी, एक और दो तो दोनों में कॉमन है। अब देखिए हरिकेन बी, बी का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बी का संयुक्त राज्य अमेरिका किन दो ऑप्शन में है, ये वाली बात भी हमारी सही सी हुई। अब आता है ऑप्शन नंबर सी, टाइफून, टाइफून मतलब चीन, चीन कहाँ पर है, 4 पर। अब सी का मतलब चौथा कौन से में है, केवल इसमें है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होने वाला है। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन होने वाला है। इससे अगला क्वेश्चन, वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। क्या आप मुझे बताएं, जो हमारा ये है वायुमंडल का 6 भाग होते हैं, ये 5 भाग होते हैं, इन वायुमंडल के भागों किस आधार पर बांटा जाता है, तापमान के आधार पर बांटा जाता है, जी नहीं। अब जी क्यों नहीं बांटा जाता तापमान के आधार पर, क्योंकि इनका टेम्परेचर कहीं पर घटेगा कहीं बढ़ेगा, मतलब पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है। तो टेम्परेचर की कहाँ भूमिका रहेगी इसमें, कहीं भूमिका रही, जी नहीं, टेम्परेचर की इसमें भूमिका नहीं रही। तो वायु दाब के आधार पर बांटते हैं, संगठन के आधार पर बांटते हैं, या घनत्व के आधार पर बांटते हैं। आप मुझे बताएं कि इस क्षेत्र में वायु दाब क्या होता है, अधिक पाया जाता है, क्या होता है, वायु दाब अधिक होता है, इस आधार पर इनको बांटते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है। अब देखिए सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई होती है, जो मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर। मैंने एनसीईआरटी में कहाँ पढ़ी है, 12 किलोमीटर पढ़ी है सौरमंडल से धरातल की ऊंचाई। लेकिन अब ये सौरमंडल क्या होता है, मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था कि भैया इस सौरमंडल की ऊंचाई अक्षांश के आधार पर घटती बढ़ती भी है।
जैसे ही हम 0 डिग्री लाइन की तरफ चलेंगे ध्रुवों से तो सौर मंडल की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही हम 0 डिग्री लाइन से कहां चलेंगे, ध्रुव की ओर चलेंगे, तो सौर मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था 0 डिग्री लाइन पर टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। और सौर मंडल की सीमा किस चीज से नापी जाती है, जहां पर वायुमंडल के आधार पर सौर मंडल की सीमा मापी जाती है। तो 0 डिग्री लाइन पर सर्वाधिक ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, और ध्रुव पर क्या होता है, नीचे ही वायुमंडल पाया जाता है, क्योंकि ठंडी वायु कहाँ बैठती है, नीचे बैठती है। तो ये कारण था भैया। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 12 के आसपास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि 12 और 14 में से कोई सा ऑप्शन आता है तो अब 12 टिक कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, 12 है, लेकिन इसकी ऊंचाई मैंने तुम्हें बताया अक्षांश के आधार पर घटती बढ़ती है। क्या है इससे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। देखिए संवहन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं। संवहन मतलब जहां पर मौसम की घटनाएं होती हैं, किस मंडल में होती हैं, सौर मंडल में होती हैं। बिजली का कड़कड़ाना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, बादलों का बरसना कहाँ होता है, ये सब बातें कहाँ होती है, हमारी सौर मंडल में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होने वाला है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल में तापमान की सामान्य आर्द्रता दर कितनी होती है। अब मैंने तुम्हें जब सौर मंडल पढ़ाया था शुरू में, तो वहीं पर बताया था कि 1 किलोमीटर चलने पर 1 किलोमीटर यदि हम ऊपर की ओर चलेंगे तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर की ओर चलने पर माइनस के 6 कितना हो जाएगा भैया, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है पर किलोमीटर चलने पर। तो हमसे यहाँ पर किलोमीटर की बात पूछी गई है, कितना जाएगा भैया। अब यहाँ से भी हम निकालने लगे किसका मान, यहाँ पर पूछा गया है 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक, तो यहाँ से भी 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक का मान निकालना है। मतलब 165 डिग्री 165 मीटर चलने पर कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। तो मतलब 165 डिग्री चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा ऊपर की तरफ चलने पर सौर मंडल में। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखिए ऑप्शन एक क्या ये है 140, 140 165 के नजदीक नहीं है, 156 है नहीं है, 170 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होने वाला है, ये 166 मतलब 166। क्यों, क्योंकि 165 के अधिक नजदीक है। तो क्या है इससे अगला क्वेश्चन, यह है सौर मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब देखिए सौर मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सौर मंडल और समताप मंडल, इसके बीच की इस चीज का नाम हो जाए, इस वाली रेखा का नाम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भैया क्या, बाह्य सीमा कहते हैं। देखिए बाह्य सीमा कहाँ होती है, ये तो अंतरिक्ष वाली होती है, कहाँ होती है, अंतरिक्ष वाली होती है। मध्य सीमा कहते हैं, ये मध्य मंडल के मध्य पाई जाती है। सौर सीमा कहते हैं जी नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनने वाला है, ऑप्शन बनने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समताप सीमा कहा जाता है। सौर मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाने वाली सीमा को क्या कहते हैं, हम सौर सीमा कहते हैं। क्या है इससे अगला क्वेश्चन भैया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर आ गया, ये कहाँ पे है, ये पीसीएस और आईएएस प्रीलिम्स में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हें ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक के माध्यम से ही शुरू किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक के माध्यम से ही शुरू किया जाता है। देखिए क्या होता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब मुझे आप बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का जवाब क्या बताएंगे, आप बताएं, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था, मैं थ्योरी में इसको क्लियर कराया था। देखिए कैलिफोर्निया कहाँ पर है, जलवायु का प्रकार बताएंगे। ये क्या थी हमारे भैया, ये हमारी पृथ्वी थी, मैंने तो बताया था ये क्या थी, हमारी पृथ्वी थी। हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें डाल दिया तो कोई बात नहीं करेंगे। ये क्या हमारी 0 डिग्री लाइन, ये क्या है हमारा 30 डिग्री अक्षांश, ये क्या है हमारा 30 डिग्री अक्षांश, ये है हमारा 66 डिग्री अक्षांश, ये भी हमारा 66, ये क्या है हमारा भैया 90 डिग्री। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था भैया, यदि हमें क्वेश्चन वैसे भी नहीं आ रहा तो किस तरह से करेंगे। देखिए मैंने तुम्हें बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। इसे कहते हैं हम 30 डिग्री अक्षांश को उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण। तो ये वाला भी हो जाएगा उपोष्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण। ये क्या हो जाएगा हमारा शीतकटिबंधीय, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा शीतोष्ण।
ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा शीत कटिबंध। तो आप मुझे बताएं यहाँ पर अमेरिका किस क्षेत्र किस वाले भाग में पड़ रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया किस भाग में पड़ रहा है, बांग्लादेश किस भाग में पड़ रहा है। क्या देखिए यदि हम यहाँ से बात करें कैलिफोर्निया की, किस क्षेत्र की बात करें, कैलिफोर्निया की बात यदि हम करें, ये क्वेश्चन काफी थ्योरी के अंदर से पूछा गया है। पीसीएस मेंस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर आईएएस प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैलिफोर्निया पड़ता कहाँ है, यदि हम इसी ग्लोब को इस तरह से बांटते हैं, इस तरह से बांटते हैं, यदि हम इसी ग्लोब को और इस तरह से बांटते हैं, तो मतलब अमेरिका किस भाग में है, इस वाले भाग में पड़ता है। तो पड़ता भी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर पड़ता है, इस तरह से। यहाँ पर क्या पड़ता है, हमारा साउथ अमेरिका पड़ता है, इस तरह से पड़ता है, नहीं पड़ता इस वाले क्षेत्र में। अब क्या हुआ, जो हमारा अमेरिका है इस वाले भाग में पड़ रहा है, मतलब यहाँ पड़ रहा है उपोष्ण कटिबंध में। मतलब भारत और अमेरिका यदि अक्षांश के माध्यम से बात करें तो कुछ अक्षांश ऐसे हैं जहां पर भारत और अमेरिका की स्थिति बिल्कुल सेम है, लेकिन अमेरिका और भारत की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, इस कारण वहां पर ठंड पड़ती है और भारत में गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत एक दीवार के रूप में खड़ा है। यदि भारतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत नहीं होता, यदि भारतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत एक शुष्क क्या होता, एक रेगिस्तान समथिंग कह सकते हैं, मतलब लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन भारत में काफी ठंड हुआ करती, क्योंकि जो हमारे साइबेरिया उत्तरी क्षेत्र, जो हमारा रूस है, रूस का क्षेत्र है साइबेरिया, वहां से आने वाली ठंडी पवनें होती है बुरान, वो कहाँ एंट्री करती, वो चाइना को एंट्री करते हुए सीधे भारत में एंट्री करती और भारत को क्या बनाती, एक शीत और ठंडा मरुस्थल बना देती। तो इस कारण भारत और अमेरिका सेम अक्षांशों पर होते हुए भी अलग अलग जलवायु का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अमेरिका उपोष्ण में हुआ कि नहीं हुआ, अमेरिका कैलिफोर्निया घाटी जो है इसमें उपोष्ण तो नहीं है, कौन सा हो जाएगा भैया, उष्ण कटिबंधीय है, भूमध्य सागरीय है, बांग्लादेश, साइबेरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इससे तो नहीं निकलना, तो कौन सा जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी कौन सा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है हमारा इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर समथिंग करके। ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूजीलैंड, छोटा सा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है भैया, न्यूजीलैंड है, क्या है, न्यूजीलैंड। अब इस न्यूजीलैंड में कौन था, शीतोष्ण कटिबंध। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाएगा भैया, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला कौन सा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब बी का तीसरा कौन से ऑप्शन में है, अब देखेंगे बी का तीसरा ऑप्शन कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या ए में है, जी नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी में है, जी नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी में है, आपको नजर आएगा कि बी का तीसरा ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इस ट्रिक को क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक कहते हैं। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हुआ। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, अब देखिए बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश कहाँ पड़ता है भैया, बांग्लादेश कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा, बांग्लादेश कहाँ पड़ेगा भैया इसमें हमारा, भारत क्षेत्र यहाँ पर यहाँ पड़ेगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई हमारा, निम्नलिखित कारणों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। अब देखिए कि जर्मनी में रुधिर वर्षा होती है, क्या यहाँ पर होती है, जी नहीं। नाइजीरिया में, जी नहीं। सऊदी अरब में होती है, जी नहीं। मैंने तुम बताया था कि जो होती है सिरोंकोगो में, कौन सी गाँव में होती है, सिरोंकोगो। ये पवनें क्या करती हैं, ये पवनें इटली में क्या करती हैं, रक्त वर्षा करती हैं। कई बार मैंने आपको इसकी स्टोरी सुनाई थी कि भूमध्य सागर में क्या करती हैं, नमी को प्राप्त करती हैं और मरुस्थल से रेत के लाल कण ले आती हैं। इस कारण क्या होती है, फिर वहाँ पर रक्त वर्षा होने लगती है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो क्या होगा। अब देखिए तापांतर मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या होता है, मैं आपको क्या पढ़ाया था, तापांतर पढ़ा रहा था। तो तापांतर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या होता है तापांतर, किसी एक निश्चित स्थान का यदि हम बात करें वहां पर होने वाले तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। तापांतर भी क्या होता है, दो तरह का होता है। दो तरह कहते हैं, पहले नंबर का वार्षिक होता है, क्या होता है तापांतर। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर क्या होगा, एक तो वार्षिक होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दैनिक
तापांतर को नापने के दो पैमाने हैं, एक दैनिक तरह से नापते हैं, दूसरा वार्षिक तरह से नापते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर वर्ष में या दिन में 24 घंटे में होने वाले तापमान के अंतर क्या कहते हैं, हम तापांतर कहते हैं। आप मुझे बताएं, क्या कर्क रेखा पर पूरे वर्ष एक जैसी स्थिति होती है? क्या कर्क रेखा पर पूरे वर्ष समान टेम्परेचर होता है? जी नहीं। यहाँ पर क्या होती है, सर्दियों में क्या होता है, यहाँ सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है, गर्मियों में क्या होता है, प्लस के टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर क्या हुआ, अधिक हुआ कि नहीं हुआ? मकर रेखा पर सेम स्थिति पाई जाएगी। सर्दियों में तो क्या होगा, मकर रेखा पर जो होता है हमारा, सर्दियों में कम होगा, गर्मियों में अधिक होगा। उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है भैया, उत्तरी ध्रुव व्रत, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब तो क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। लेकिन किरणें नहीं पहुंचती, लेकिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी 6 महीने और 6 महीने नहीं पहुंचेंगी तो तापमान में अंतर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तापमान में अंतर पाया जाएगा। देखिए इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, 0 डिग्री लाइन है। मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, ये कर्क 100 डिग्री से कर्क रेखा है, ये कैसी है, ये मकर रेखा है। अब देखिए जब सूर्य यहाँ होगा तो टेम्परेचर यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा। लेकिन अगर दूसरी स्थिति की बात करूँ, अब सूरज कहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए होगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हुआ लेकिन यहाँ पर कम हुआ। तो इन दोनों स्थिति में टेम्परेचर में अधिक अंतर पाया जा रहा है। लेकिन 0 डिग्री लाइन ऐसी देखा है, 0 डिग्री लाइन क्या है, कैसी रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य हो या मकर रेखा पर सूर्य हो, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर समान ही पाया जाएगा। और जहां पर टेम्परेचर समान पाया जाएगा वहां पर क्या होता है, न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री लाइन पर वर्ष भर मौसम एक सा ही होता है। और यहाँ पर शाम के 4 बजे मैंने तो बताया था वर्षा होने का क्या कारण होता है, अधिकांश लोग इसे 0 डिग्री लाइन पर काले पाए जाते हैं। इस 0 डिग्री लाइन के पास में अधिक वन पाए जाते हैं। वन भी किस तरह के पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहाँ पाए जाते हैं, 0 डिग्री लाइन के पास ही पाए जाते हैं। तो एक ही कंसेप्ट से कई टॉपिक क्लियर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होने वाला है, भूमध्य रेखा। इससे अगला क्वेश्चन कौन था, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दैनिक सूर्योदय की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूछ रहा भैया, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये हमारा क्या है 30 से 35 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, थोड़ा यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर होगा, 30 से थोड़ा नीचे होगा। तो क्या होगा, 40 डिग्री उत्तरी की बात कर रहा हूँ, मतलब भैया हमसे इस वाले अक्षांश की बात कर रहा हूँ, इस वाले की हमसे बात कर रहा है, इस वाले अक्षांश की। यहाँ पर टेम्परेचर कब अधिक होगा, अब मैंने तुम्हें स्थिति पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, ग्रीष्म महीना पढ़ाया था, वसंत विषु पढ़ाया था, शीत विषु पढ़ाया था, शरद विषु पढ़ाया था। अब देखिए मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, ग्रीष्म महीना, मतलब ग्रीष्म महीना वो जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होगा तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, उसे हम ग्रीष्म महीना कहेंगे। और जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होगा, मतलब इस रेखा के ऊपर क्या होगा, सूर्य होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर तापमान क्या होगा, अधिक ताप होगा कि नहीं होगा, अधिक ताप होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। इससे अगला क्वेश्चन कौन था हमारा, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की और प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं। देखिए कल मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी, उस टेबल में क्या हुई थी, जो लॉजिकल रूप से पढ़ाने वाली हवाएं थी वो मैंने पढ़ाई थी, बाकी जो 2-4 छूट गई थी वो मैंने आपको टेबल के रूप में बताई थी। तो ये वहीं से निकल कर आती है, जो हमारा चित्र है उस चित्र में ये हवाएं दी गई हैं। क्या होती हैं, हार्मोमीटर कहाँ चलती हैं, चलती हैं अफ्रीका में। कहाँ चलती हैं, अफ्रीका में। बुरान कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं साइबेरिया यानी रूस में। कहाँ चलती हैं, साइबेरिया में। टेम्पीरो टपीरो ये कहाँ की हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होने वाला है, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कौन था, टेम्पीरो। ये वाली पवनें कहाँ चलती हैं, अर्जेंटीना के मैदान में, जहाँ पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ब्राजील के नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, टेम्पीरो पवनें चलती हैं। घाटी समीर कब प्रभावित होता, अब देखिए घाटी समीर पढ़ाया था मैंने तुम्हें, स्थल समीर पढ़ाया था, जल समीर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, घाटी समीर पढ़ाया था, स्थल समीर पढ़ाया था, मैंने तुम पढ़ाया था। ये क्या होते हैं हमारे, ये पर्वत होते हैं, ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। क्या है, हमारा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर घास वगैरह है। इस क्षेत्र में अब देखिए घाटी समीर कौन सी बताई थी मैंने तुम्हें, ये क्या है, हमारी घाटी है जिसे कहते हैं दून। ये पवनें इस तरह से चलती हैं, जब सूर्य
गर्म होता है तो ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर पहले गर्म होता है भैया, 1 किलोमीटर चलने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कौन देने वाला है? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। कहाँ देने वाले हो? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हो। तो भैया आज की क्लास कहाँ पर है हमारी? आज की क्लास हमारी खत्म होती है। देखिए कहाँ पर थी, ये मैंने बताया था पंपेरियो, एक आ चलते हैं अर्जेंटीना में चलती है, ये जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो मेरा मानना ये है ये क्लास क्या ही होगी आपको काफी क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी हमारा वायुमंडल नामक चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, उससे संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करे। तो आप इस चैप्टर से संबंधित यदि आपके पास में कोई भी किताब है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी स्पेसिफिक किताब को ही पढ़ें, आपके पास में जो भी ऑब्जेक्टिव वाइज किताब है इस चैप्टर वायुमंडल से जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनसे संबंधित एक एक क्वेश्चन को आपको करके देखना है, लेकिन रटना बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? रटना बिल्कुल नहीं है, केवल लॉजिकल चीज़ों के आधार पर ही क्वेश्चन को करना है और बताना है कि कंटेंट कैसा था, क्लास कैसी थी। तो दोस्तों ये आज की क्लास हमारी क्या होती है? आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी थी। जय हिंद, जय भारत।